सुमित से बात हो जाने के बाद निखिल ने फोन करके सारी बात रितु को बता दी। निखिल की बातें सुनकर रितु बोली, नहीं, मुझे उससे मिलना ही नहीं है। भले ही उसने मस्ती में ऐसा किया हो, पर जिस तरीके से वो मेरे सामने आकर खड़ा हुआ था, मैं बहुत डर गई थी। और वैसे भी मुझे उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। तुम ही उससे बात कर लेना, मैं तो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहूंगी। मिलना तो बहुत दूर की बात है। और रही सॉरी बोलने की बात, तो जैसे उसने इतने सारे गंदे गंदे मैसेज भेजे हैं, वैसे सॉरी भी लिखकर भेज सकता था। लेकिन चलो, कोई बात नहीं। उसने तुमसे कह दिया, यही बहुत है। तुम उसको बोल देना कि मैं उसके सामने नहीं आना चाहती। दूर से ही ठीक है ये सॉरी वॉरी। और हाँ, उसको ये जरूर बता देना कि दोबारा मुझे ना तो मैसेज करे और ना इस तरह कभी परेशान करे। निखिल बोला, अरे डोंट वरी, वो ऐसा नहीं करेगा। उसने मुझसे खुद कहा है कि वो तो केवल तुम्हें देखने गया था। जब हमारी कल बात हो रही थी तब वो यहीं था, इसलिए उसे लगा कि तुम्हारे मन में भी मेरे लिए कुछ तो है। बस यही सोचकर वो चला गया होगा तुमसे मिलने। अब तुम टेंशन मत लो। अब वो तुम्हें परेशान नहीं करेगा। और अगर दोबारा ऐसी हरकत की उसने, तो याद रखना, मैं हूं तुम्हारे साथ। मैं उसे भी देख लूंगा। निखिल की इस तरह की बातें सुनकर रितु को थोड़ा अच्छा लगा। वो बोली, अच्छा ठीक है, फिर अगर दोबारा उसका कोई मैसेज या कॉल आएगा तो मैं तुम्हें फोन करके बता दूंगी। निखिल बोला, ठीक है, अब तुम बिना टेंशन लिए अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, और जब तुम्हारा आने का मन हो मुझे एक कॉल कर देना। मैं खुद तुम्हें लेने आ जाऊंगा। तुम्हें अकेले आने की भी जरूरत नहीं है। रितु बोली, हाँ ठीक है, मैं बता दूंगी। फिर बाय कहकर रितु ने फोन रख दिया। फोन रखकर रितु निखिल के बारे में सोचने लगी। अच्छा बंदा है निखिल, पढ़ने में भी होशियार है, देखने में भी स्मार्ट है, और सबसे बड़ी बात कि रितु और पूजा ने मिलकर निखिल के साथ इतनी मस्ती की, उसके बाद भी निखिल को रितु की इतनी फिक्र है। ये तो बहुत अच्छी बात है। रितु ने फोन रखा तो पूजा और प्रिया दोनों उससे पूछने लगी, क्या बात हुई निखिल से तेरी? कौन था वो लड़का, बदतमीज कहीं का? रितु बोली, अरे यार, था तो कोई उसका दोस्त, कह रहा था कि ऐसे ही मस्ती मस्ती में आ गया था मुझे देखने। प्रिया बोली, एक बात बोलूं, उसे देखकर ऐसा लग तो नहीं रहा था। मुझे तो शक्ल से वो बदमाश टाइप का लग रहा था। और तेरे निखिल के ऐसे बेकार दोस्त थे क्या? प्रिया की बात पर रितु कहने लगी, अब दोस्तों का तो पूछो ही मत। जब पूजा के बारे में निखिल को पता चला होगा तो निखिल के दिमाग में पूजा की भी तो कुछ ऐसी इमेज बनी होगी ना। कहकर रितु हंसने लगी, और रितु की बात पर प्रिया भी हंसकर उसका साथ देने लगी। लेकिन पूजा को सुनकर थोड़ा अच्छा नहीं लगा। पूजा बोली, यार देख, मैं तो केवल मैसेज करती थी। मैंने कभी निखिल से इस तरह की कोई बात नहीं की कि वो मुझसे डर जाए। और जिस तरीके से आज सुबह वो लड़का बाहर आकर खड़ा हो गया था, उससे अपनी इमेज भी तो खराब होती है। आसपास के लोग देखकर क्या क्या बातें करेंगे, पता भी है तुझे? और तू शायद जानती नहीं है कि वो लड़का कौन है। यहाँ के जाने माने पॉलिटिशियन का बेटा है वो, सुमित दीवान। मैंने उसके खूब चर्चे सुन रखे हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि वो निखिल इस सुमित दीवान के चक्कर में पड़ कैसे गया। रितु बोली, अरे यार, वो निखिल जिस फ्लैट में रह रहा है वो उसी का है, बताया था उसने मुझे। पूजा की बातें सुनकर प्रिया भी हैरान होकर पूछने लगी, ये निखिल तो पढ़ने में काफी अच्छा है, और ये सुमित दीवान ही है अगर, तो ये तो मुझे नहीं लगता कि पढ़ाई की वजह से निखिल के कांटेक्ट में आया होगा। फिर पॉलिटिशियन के बेटे से निखिल क्यों दोस्ती करने लगा भला? पूजा और प्रिया की उत्सुकता देखकर रितु दोनों को वो सारी बातें बताने लगी जो निखिल ने उसे बताई थी। रितु बोली, अरे 12th के बाद इन लोगों ने एक ही कोचिंग ज्वाइन की थी, यही अपनी वाली। तो बस कोचिंग में ही इन दोनों की दोस्ती हो गई थी। निखिल पढ़ने में अच्छा था तो सुमित आए दिन उससे अपनी पढ़ाई के लिए हेल्प लिया करता था, तभी से इन लोगों का कांटेक्ट है। सुमित का सिलेक्शन नहीं हुआ और उसने आगे तैयारी भी नहीं की। अभी जब निखिल को बाहर रहने के लिए रूम की जरूरत थी तो सुमित ने खुद उसको अपना फ्लैट ऑफर किया। हो सकता है शायद वो अपना एहसान चुकाना चाह रहा हो। रितु की बात सुनकर पूजा हंसते हुए बोली, सुमित दीवान टाइप के लोग ना किसी का एहसान नहीं लेते, और लेते भी हैं तो भूल जाते हैं। चुकाना तो छोड़ ही दो, इसमें भी उसका कुछ ना कुछ मतलब निकल रहा होगा। रितु बोली, देख, अगर वो मेरे रास्ते में आएगा तो मुझे प्रॉब्लम होगी, बाकी वो दुनिया में कुछ भी करे, मुझे उससे क्या लेना देना है। रही निखिल की बात,
तो मैं उसको एक बार बोल दूंगी कि वो इस बंदे के कांटेक्ट खत्म कर दे, लेकिन जबरदस्ती थोड़ी ना कर सकती हूँ। और फिर निखिल कोई दूध पीता बच्चा तो नहीं है जो उसे पता ना हो कि किस तरह के लोगों से कांटेक्ट रखना है और किस तरह के लोगों से नहीं। मैं निखिल की बहन वैशाली से भी मिल चुकी हूँ, सीधी सादी फैमिली है इनकी। तुम्हें बताया था ना, वो मेरी होने वाली भाभी की फ्रेंड है। अगर निखिल ने इस बंदे से अपना कांटेक्ट नहीं तोड़ा तो सीधा इसके घर पे कंप्लेन कर दूंगी और कहूंगी कि ये गलत लोगों की दोस्ती के चक्कर में अपनी पढ़ाई बर्बाद कर रहा है। ये सुनकर पूजा और प्रिया एक साथ बोली, हाँ ये आइडिया सही है, चल देखते हैं अब वो सुमित दीवान फोन करता है या नहीं। अगर अब उसने एक भी कॉल या मैसेज करके तुझे परेशान ना किया तो समझ जाएंगे कि निखिल की बातें सही हैं और सुमित केवल मस्ती करने के लिए ही तुझे परेशान कर रहा था। ये सुनकर रितु बोली, हाँ सही कह रही हो तुम दोनों, चलो देखते हैं, अगर ज्यादा प्रॉब्लम हुई तो फिर भैया को बोलना ही पड़ेगा। कहकर रितु अपनी पढ़ाई के लिए किताबें लेकर बैठ गई और पूजा और प्रिया से भी बोली, चलो छोड़ो ये सारी बातें, जो होगा देख लेंगे, फिलहाल तो अपनी पढ़ाई पर फोकस करें, संडे को टेस्ट है, उसकी तैयारी भी तो करनी है। टेस्ट की बात सुनकर पूजा और प्रिया भी अपनी अपनी पढ़ाई में लग गई। इधर सौम्या और वैशाली दिल्ली जाने की प्लानिंग कर रही थी कि कब निकलना चाहिए। जब सौम्या ने साहिल से दिल्ली आने की बात की थी तो साहिल ने कैलेंडर में चेक किया कि सौम्या का बर्थडे किस दिन पड़ रहा है, क्योंकि अगर उस दिन संडे होगा तो साहिल पूरा दिन सौम्या के साथ बिता पाएगा। ये सोचकर जब साहिल ने देखा तो सौम्या का बर्थडे मंडे को पड़ने वाला था। साहिल सोचने लगा कि अगर मंडे को ही सौम्या ने उसको मिलने के लिए बुलाया तो फिर वो कैसे मैनेज कर पाएगा, क्योंकि मंडे को तो शायद उसको जाने की परमिशन मिल ना पाए, और अगर वो गया नहीं तो सौम्या को बहुत बुरा लगेगा और ना जाने का कारण भी क्या बताएगा आखिर, क्योंकि सौम्या के हिसाब से तो साहिल बैंक में जॉब करता था और बैंक की जॉब में तो वो शाम को फ्री होकर जा ही सकता था या फिर छुट्टी भी ले सकता था। ये सोचकर साहिल बड़ी उलझन में आ गया कि आखिर करें भी तो क्या करें। आखिर साहिल सौम्या का बर्थडे कैसे मना पाएगा।